तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही कह सकते हैं फैसिनेटिंग केस की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और ये एक ऐसा मामला है जो हर बिजनेस, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल को सुलझाता है। एग्जैक्टली हम्म, कि कोई खर्च कब बिजनेस का डे टू डे कॉस्ट मतलब एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस माना जाता है और कब वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच की ये जो बारीक रेखा है ये टैक्स लॉ में शायद सबसे ज्यादा डिबेटेड इश्यूज में से एक है। एब्सोल्युटली। और जिस केस को आज हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो एक लैंडमार्क केस है, एलबी शुगर फैक्ट्री एंड ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड पीलीभीत वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हमारी सोर्सेज सीधे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसे द लेजेंडरी जस्टिस पीएन भगवती ने लिखा था। और साथ में कुछ एक्सपर्ट लीगल एनालिसिस भी। हमारा मिशन है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1992 के सेक्शन 10(2)(xv की ट्विन कंडीशंस को समझना और इस शानदार केस के जरिए कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू डिबेट की तह तक जाना। तो चलिए सीन सेट करते हैं। कहानी शुरू होती है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की एक शुगर फैक्ट्री से। साल था 1956-57। ओके। उस फाइनेंशियल ईयर में फैक्ट्री ने 2 अलग-अलग जगहों पर पैसे कंट्रीब्यूट किए और उन्हें बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर दिया। और मुझे लगता है यहीं से सारे लीगल ड्रामा शुरू हुआ। कौन से थे 2 खर्चे? द फर्स्ट वन वाज फॉर 22,332 रुपीस। ये कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर ड्यूनी डैम और उससे जुड़ी एक सड़क ड्यूनी डैम मझाला रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था। ठीक है, और दूसरा एंड दिस इज द मोर क्रूशल वन, वो था 50,000 रुपए का। ये पैसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्पेसिफिक शुगर केन डेवलपमेंट स्कीम के तहत दिया गया था। शुगर केन डेवलपमेंट स्कीम? हाँ, जिसका मकसद फैक्ट्री के एरिया में रोड्स डेवलप करना था। इंटरेस्टिंग। तो गवर्नमेंट की स्कीम थी, फैक्ट्री पैसे क्यों दे रही थी? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। स्कीम का जो फाइनेंशियल मॉडल था वो एक तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी। अच्छा। 1/3 कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रही थी, 1/3 स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी 1/3 द रिमेनिंग 1/3 शुगर फैक्ट्रीज और शुगर केन ग्रोअर्स को कंट्रीब्यूट करना था। तो फैक्ट्री एक तरह से ऑब्लिगेटेड थी। गॉट इट। तो फैक्ट्री ने इन दोनों अमाउंट्स को बिजनेस एक्सपेंस क्लेम किया और यहीं से लीगल बैटल शुरू हुई, जो इनकम टैक्स ऑफिसर से ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। राइट। देखिए, सेक्शन 10(2)(xv के तहत किसी भी खर्च को एज अ डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। 2 शर्तें, ठीक है। फर्स्ट, खर्च होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, पूरी तरह से और सिर्फ बिजनेस के लिए। और सेकंड, इट मस्ट नॉट बी एन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों खर्चों को इन्हीं 2 फिल्टर्स से टेस्ट किया। ओके। तो पहले खर्चे पर आते हैं, वो 22,332 वाला। कोर्ट ने इसे तो बड़े आसानी से डिसमिस कर दिया है ना? हाँ, वो तो जैसे एक वार्म अप राउंड था। उसे गुड सिटीजनशिप बोलकर साइड कर दिया। What happened there? Exactly. You're right, वो कोर्ट के लिए काफी इजी था। जस्टिस भागवती ने जजमेंट के पैराग्राफ 9 में लिखा है, सो फार एज द फर्स्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ₹22,332 रुपीज इज कंसर्न्ड, द केस डज नॉट प्रेजेंट एनी डिफिकल्टी एट ऑल। मतलब कोई मुश्किल ही नहीं हुई? बिल्कुल, वो पहले ही टेस्ट में फेल हो गया। द होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस टेस्ट। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री यानी टैक्स लॉ में जिसे एसएससी कहते हैं, वो कोई एविडेंस ही नहीं दे पाई टू लिंक दिस कंट्रीब्यूशन टू देयर बिजनेस। ओह। कोर्ट ने पाया कि ये कंट्रीब्यूशन डैम और सड़क बनने के काफी समय बाद दिया गया था। ऐसा कोई मटेरियल नहीं था जिससे ये साबित हो कि इससे फैक्ट्री के बिजनेस को कोई फायदा हुआ। इट वाज जस्ट अ डोनेशन। So no direct business connection. None whatsoever. और इससे कोर्ट का एक बहुत ही मेमोरेबल ऑब्जर्वेशन सामने आया। मैं पैराग्राफ 9 के एंड से कोट कर रही हूँ। The amount of ₹22,332 was apparently contributed by the SSC without any legal obligation to do so, purely as an act of good citizenship. Purely as an act of good citizenship. And it could not be said to have been laid out wholly and exclusively for the purpose of the business of the SSC. वाह, एक अच्छे नागरिक का कार्य। कोर्ट ने इसे एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य माना। बिजनेस की जरूरत नहीं, इसलिए डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। Case closed for that amount. Precisely. The appeal for this amount was dismissed. Okay, now here's where it gets really interesting. The second amount, 50,000 रुपए for the roads under the sugarcane development scheme. इस पर कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्री इज ऑन फर्मर ग्राउंड। Absolutely, because यहाँ facts बिल्कुल अलग थे।
ये कंट्रीब्यूशन फैक्ट्री के आसपास की सड़कों के लिए था। तो बेनिफिट डायरेक्ट था? डायरेक्ट एंड टैंजिबल। अच्छी सड़कें मतलब गन्ना फैक्ट्री तक आसानी से आएगा और तैयार चीनी मार्केट तक ज्यादा एफिशिएंटली जाएगी। ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को सीधे सीधे फैसिलिटेट कर रहा था। So it passed the first test with flying colors. विदाउट अ डाउट। कोर्ट का फाइंडिंग पैराग्राफ 14 में क्रिस्टल क्लियर है। The construction of roads was therefore clearly and indubitably connected with the business activity of the SSE. Clearly and indubitably connected. It is difficult to resist the conclusion that the amount of 50,000 rupees was laid out wholly and exclusively for the purpose of the business of the SSE. So test number 1 cleared. तो फैक्ट्री ने पहला लेवल क्रॉस कर लिया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक और बड़ा हथियार था। उन्होंने कहा ओके, वी एग्री इट्स फॉर द बिजनेस बट इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली। और यही इस केस का कोर डिस्प्यूट था। डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट सिंपल था, ये सड़कें सालों तक चलेंगी, फैक्ट्री को एक बहुत लंबा फायदा मिलेगा। एन एंड्योरिंग बेनिफिट। हाँ, इसलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए, जिसे आप एक साथ प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं कर सकते। और उनका आर्ग्यूमेंट एक बहुत फेमस लीगल प्रिंसिपल पर बेस था, राइट? लॉर्ड केव्स टेस्ट। यस, द एंड्योरिंग बेनिफिट टेस्ट। ये 1926 के एक ब्रिटिश केस से आता है, ब्रिटिश इंसुलेटेड एंड हेल्सबी केबल्स लिमिटेड वर्सेस एथरटन। और इसका मेन आइडिया क्या था? द आइडिया वाज सिंपल। अगर आप कोई खर्चा एक बार करते हैं और उससे बिजनेस को सालों साल चलने वाला फायदा यानी एंड्योरिंग बेनिफिट मिलता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट, और ये बट हमारी कहानी का हीरो है, लॉर्ड केव ने एक क्रूशल एक्सेप्शन इंक्लूड किया था। एक्सेप्शन? हाँ, द फुल टेस्ट उनके शब्दों में था, व्हेन एन एक्सपेंडिचर इज मेड with a view to bringing into existence an asset or an advantage for the enduring benefit of a trade, there is very good reason, in the absence of special circumstances, leading to an opposite conclusion for treating such an expenditure as capital. Wait. In the absence of special circumstances मतलब ये कोई rigid absolute rule नहीं है। टेस्ट के अंदर ही एक escape hatch है। Exactly. And this is where Justice Bhagwati's genius shines. उन्होंने इस पैरेंथेटिकल क्लॉज पर, इस एक्सेप्शन पर स्पॉटलाइट डाला, जिसे कई कोर्ट्स ने ओवरलुक कर दिया था। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर भरोसा किया, एम्पायर जूट को LLP वर्सेस CIT, जो इस केस से बस एक साल पहले 1980 में डिसाइड हुआ था। एम्पायर जूट केस, ओके। द एम्पायर जूट केस ने कहा कि सिर्फ एंड्योरिंग बेनिफिट होना काफी नहीं है, असली सवाल है नेचर ऑफ द एडवांटेज के बारे में। द नेचर ऑफ द एडवांटेज, इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमें पूछना होगा, ये बेनिफिट किस तरह का है? क्या ये खर्चा आपके बिजनेस के कोर प्रॉफिट मेकिंग एपरेटिस में कुछ ऐड कर रहा है, या सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग एपरेटिस को ज्यादा एफिशिएंटली चलाने में मदद कर रहा है? होल्ड ऑन, प्रॉफिट मेकिंग एपरेटिस थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, कोई सिंपल एग्जांपल से समझा सकते हैं। मान लीजिए मेरी एक कॉफी शॉप है। परफेक्ट एग्जाम्पल। आपकी कॉफी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल है, आपका प्रॉफिट मेकिंग एपरेटस। ठीक है। अगर आप एक दूसरी बड़ी कॉफी मशीन खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप अपने एपरेटस को एक्सपैंड कर रहे हैं। राइट। लेकिन अगर आप पैसे खर्च करके एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं ताकि ऑनलाइन ऑर्डर्स तेजी से प्रोसेस हों, तो इसका फायदा सालों तक मिल सकता है, लेकिन ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि मैंने अपने एपरेटस में कुछ नया ऐड नहीं किया, सिर्फ उसे बेहतर बनाया। एग्जैक्टली, आपने अपने एग्जिस्टिंग सेटअप को और एफिशिएंट बनाया। आई सी। तो एम्पायर जूते टेस्ट ने फोकस शिफ्ट कर दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फायदा लंबा चलेगा या नहीं, अब बड़ा सवाल है फायदा किस तरह का है। बिल्कुल, यही इसका क्रक्स है। कोर्ट ने एम्पायर जूते से कोट किया कि जो चीज मैटर करती है वो ये है कि एडवांटेज कैपिटल फील्ड में है या नहीं। कैपिटल फील्ड। जजमेंट कहता है कि अगर एडवांटेज कंसिस्ट्स merely in facilitating the SSE's business operations while leaving the fixed capital untouched, the expenditure would be on revenue account even though the advantage may endure for an indefinite future. Leaving the fixed capital untouched. Right. ये की फ्रेज है। तो इस रिफाइंड डॉक्ट्रिन को कोर्ट ने LB शुगर फैक्ट्री के 50,000 रुपए के खर्चे पर कैसे अप्लाई किया? कोर्ट ने दो क्रिटिकल फैक्ट्स देखे। पहला, फैक्ट्री ने एक्चुअली कोई एसेट एक्वायर नहीं किया था।
सड़कें सरकार की थी, फैक्ट्री की नहीं। राइट, वो तो सिर्फ 1/3 कंट्रीब्यूटर थे। हाँ, तो उनकी बैलेंस शीट पर कोई नया एसेट नहीं आया। दूसरा, जो फायदा मिला वो कैपिटल फील्ड में नहीं था। कोई नई मशीनरी नहीं खरीदी, कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी। फैक्ट्री का फिक्स्ड कैपिटल वहीं रहा। एग्जैक्टली। सड़कों ने बस एग्जिस्टिंग फैक्ट्री और उसकी मशीनरी को ज्यादा प्रॉफिटेबली ऑपरेट करने में मदद की। ओके, दैट मेक्स सेंस। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने के लिए कोर्ट ने जरूर कोई प्रेसिडेंट, कोई पिछला मिलता जुलता केस देखा होगा। यस, और जस्टिस भागवती यहाँ रीजनिंग बाय एनालिसिस की एक मास्टर क्लास देते हैं। वो मानते हैं कि टैक्स लॉ में कोई भी दो केसेस एक जैसे नहीं होते। हाँ, ये तो है। तो आप सबसे क्लोज एनालॉजी ढूंढते हैं और उन्हें एक परफेक्ट एनालॉजी मिली लक्ष्मी जी शुगर मिल्स को PLTV CIT केस में फ्रॉम 1972। उस केस में क्या फैक्ट्स थे? ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। वो भी उत्तर प्रदेश की एक शुगर फैक्ट्री थी जिसने रोड डेवलपमेंट के लिए पैसे कंट्रीब्यूट किए थे टू फैसिलिटेट शुगरकेन ट्रांसपोर्ट। ओह वाओ। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस खर्चे को रेवेन्यू नेचर का माना था। LB शुगर फैक्ट्री का जजमेंट उस केस से एक क्रूशल लाइन कोट करता है, द एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस or working it with a view to produce the profits without the SSC getting any advantage of an enduring benefit to itself. सो बेनिफिट बिजनेस ऑपरेशंस को था, बिजनेस के कैपिटल को नहीं। एक परफेक्ट मैच मिल गया। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो ट्रावनकोर कोचिन केमिकल्स केस पर रिलाई कर रहा था ना, कोर्ट ने उसे क्यों नहीं माना? यहाँ ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोर्ट ने उसे इग्नोर नहीं किया, उससे डिस्टिंग्विश किया, अलग किया। ठीक है। पहले तो कहा कि वो केस अपने पेक्यूलर फैक्ट्स तक ही सीमित है, लेकिन फिर कोर्ट ने एक कदम आगे जाकर एक कह सकते हैं क्रिटिकल लीगल लूप होल की तरफ इशारा किया ट्रावनकोर कोचिन के जजमेंट में। लूप होल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। ये एक बहुत ही सटल और रिस्पेक्टफुल क्रिटिक है। पैराग्राफ 33 में जस्टिस भगवती नोट करते हैं कि ट्रावनकोर कोचिन केस में लॉर्ड केव का पूरा टेस्ट ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया था। अच्छा। वो लिखते हैं, और मैं कोट कर रही हूँ, मोरओवर वी फाइंड दैट द पैरेंथेटिकल क्लॉज इन द टेस्ट फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड केव वाज नॉट ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट इन ट्रावनकोर कोचिन केस। तो वो एक्सेप्शन वाला पार्ट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वो डिस्कस ही नहीं हुआ। हाँ, आगे लिखते हैं, विद द रिजल्ट दैट दिस कोर्ट वाज पर्सुएडेड टू अप्लाई दैट टेस्ट एज इफ इट वर एन एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल टेस्ट। वाओ। तो कोर्ट बेसिकली कह रहा है कि पिछले जजमेंट का नतीजा शायद अलग होता अगर उन्होंने उस एक्सेप्शन पर ध्यान दिया होता। उन्होंने एंड्योरिंग बेनिफिट टेस्ट को बहुत रिजिडली अप्लाई कर दिया। इट इज अ प्रोफाउंड जुडिशियल करेक्शन। इसने लॉर्ड केव के टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग को रिकैलिब्रेट कर दिया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देते हुए। इसलिए कोर्ट ने लक्ष्मी जी शुगर मिल्स की एनालॉजी को कहीं ज्यादा अप्रोप्रिएट माना। तो फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, नतीजा क्या निकला? वर्डिक्ट स्प्लिट था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो एक्सपेंडिचर्स का एनालिसिस था। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्री की अपील 22,500 रुपए के लिए डिसमिस कर दी, जो दोनी डैम के लिए था। हाँ, वो डिसअलाउ हो गया। लेकिन जो 50,000 रुपए सड़कों के लिए खर्च हुए थे, उसके लिए अपील अलाउ हो गई। कोर्ट ने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, और इसलिए फैक्ट्री के इनकम से फुली डिडक्टेबल। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी लीगल जर्नी को एक की टेक अवे में समेटना हो तो वो क्या होगा? द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दिस, ये डिसाइड करने में कि कोई खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू, फायदे का नेचर उस फायदे की ड्यूरेशन से ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि कोई बेनिफिट लंबा चलेगा वो ऑटोमेटिकली कैपिटल एक्सपेंस नहीं बन जाता। नॉट एट ऑल। चलिए एक आखिरी एनालॉजी से इसे सबके लिए लॉक करते हैं। सोचिए एक बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी के बारे में। एक नया वेयरहाउस खरीदना क्लासिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप अपने फिक्स्ड कैपिटल प्रॉफिट मेकिंग एपरेटस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी को लाखों रुपए देना ताकि आपकी वेबसाइट का कोड ऑप्टिमाइज हो जाए और वो 10% तेज चले, इसका फायदा तो सालों तक मिल सकता है। हाँ, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने नई वेबसाइट नहीं खरीदी, आपने अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को बेहतर बनाया। सड़कों के लिए 50,000 रुपए खर्च करना ऐसा ही था। फैंटास्टिक वे टू पुट इट। तो हमने देखा कि कैसे दो खर्चों का एक सीधा साधा सवाल हमें टैक्स लॉ के इतने गहरे सिद्धांतों तक ले गया। और ये सिद्धांत आज भी हर बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है। ये दिखाता है कि कमर्शियल रियलिटी और खर्चे का पर्पस उसकी लॉन्जेविटी से ज्यादा मायने रखता है। जो हमें एक आखिरी विचार पे लाता है। कोर्ट ने 1981 में क्लियर लाइन खींची। एक कंट्रीब्यूशन एक्ट ऑफ गुड सिटीजनशिप था
और दूसरा जरूरी बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन आज हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के दौर में रहते हैं, जो अक्सर कानूनन जरूरी भी है। अब ये लाइंस काफी ब्लर हो गई हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, क्या आज के दौर में एक एक्ट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अगर उसे स्ट्रेटेजिकली बिजनेस ऑपरेशन से जोड़ दिया जाए, जैसे अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बनाना ताकि वर्कफोर्स स्टेबल रहे, क्या वो अब होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस का टेस्ट पास कर सकता है? दैट्स अ फैसिनेटिंग थॉट। ये 1981 का फैसला फ्रेमवर्क तो देता है, लेकिन आज के बिजनेस वर्ल्ड नए फैक्ट सामने लाती हैं और हमें ये फंडामेंटल सवाल बार बार पूछने पर मजबूर करती हैं।